वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है भारत में भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने के क्या क्या कारण होते हैं और उसको कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भुगतान से आशय देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के संपूर्ण विवरण से होता है। इसका विवरण करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें शेष विश्व के साथ किसी देश के लेखे का विवरण होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक और देश की विदेशी मुद्राओं की देनदारियों का विवरण होता है तो जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, तो दूसरी ओर उस देश की समस्त देनदारियों का विवरण रहता है जिसे ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। भुगतान से इसको भुगतान संतुलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन किसों को मतलब भुगतान संतुलन या भुगतान से सेम है। ठीक है, और भुगतान संतुलन किसे कहा जाता है? उस भुगतान संतुलन मतलब जिसमें दो पक्ष होता है। पहला होता है लेनदारी, दूसरा होता है देनदारी। ठीक है, लेनदारी जो हम लोग विदेशों से जो हम लोग को पैसा मिलता है या फिर जो भी हम लोग को जैसे कर फिर इनकम टैक्स ये सब जितना भी मिला है वो सारा देखा जाता है। और देनदारी में होता है कि कितना हम लोग को भुगतान करना है, यानी विदेशों में कितना पैसा हम लोग को देना है या फिर हम लोग को कहीं पे निवेश करना है, वो सारा देखा जाता है। और जब ये दोनों लेनदारी और देनदारी बराबर रहते हैं तो ही भुगतान से इसको संतुलित कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब दोनों चीज़ बराबर रहे तो। ठीक है, तो जेम्स इंग्राम के अनुसार भुगतान से एक देश के उन सभी आर्थिक लेन देनों का संक्षिप्त विवरण है जो उसके एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच एक दिए हुए समय में किए जाते हैं। ठीक है, एक देश में भुगतान शेष में संतुलन, घाटा या तो अतिरेक हो सकता है। ठीक है, मतलब कि भुगतान शेष जो है होता है उसमें असंतुलन दो तरीका का हो सकता है, या तो घाटे का असंतुलन होगा या तो अतिरेक का असंतुलन होगा। एक देश के भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक तब होता है जब उसकी स्वायत्त प्राप्ति या उसके स्वायत्त भुगतान से मेल नहीं खाती है। यदि स्वायत्त डेबिट भुगतानों से स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियां अधिक हो तो भुगतान संतुलन में अतिरेक होता है और असंतुलन अनुकूल कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि स्वायत्त क्रेडिट प्राप्तियों से स्वायत्त डेबिट भुगतान अधिक हो तो भुगतान संतुलन में घाटा होता है और असंतुलन प्रतिकूल कहलाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भुगतान से इसमें असंतुलन जो होता है वो दो तरीका का होता है। पहला होता है या तो घाटे का अतिरेक होगा, या तो घाटा होगा भुगतान शेष में, या तो फिर अतिरेक का भुगतान शेष होगा। ठीक है, तो घाटे की स्थिति कब होता है? जब हम लोग को जितना मिला है, मतलब जितना देनदारी है और लेनदारी है। ठीक है, मतलब जितना लेना है उससे डबल हम लोग को देना है। मान लो हम लोग को लेना 1,000 रुपया तक का है और देना हम लोग को 2,000 पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? घाटे का अतिरेक हो जाएगा, मतलब घाटा का भुगतान संतुलन होगा। ठीक है, और अतिरेक का भुगतान संतुलन कब होगा? जब हम लोग को जो लेनदारी है वो अधिक रहेगा और देनदारी कम रहेगा। मान लो हम लोग को लेना 2,000 है और देना 1,000 है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अतिरेक का भुगतान संतुलन होगा। ठीक है, तो जो घाटे का भुगतान संतुलन होगा वो क्या होगा? देश के में प्रतिकूल का स्थिति में रहेगा, और जो अतिरेक का असंतुलन होगा वो क्या होगा? देश के हित में होगा, क्योंकि वो अनुकूल होगा, ज़्यादा कभी भी हानि नहीं करेगा। ठीक है, 1948 से 1951 तक भारत का भुगतान शेष प्रतिकूल था। इस अवधि में व्यापार का घाटा 377 करोड़ रुपए तथा शुद्ध अदृश्य मदों की आय 117 करोड़ रुपए थी, अर्थात इस अवधि में 260 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। भारत में प्रथम योजना अवधि में भुगतान शेष की स्थिति संतोषजनक थी। विदेशी व्यापार घाटा यद्यपि 542 करोड़ रुपए का था, किंतु अदृश्य मदें धनात्मक रहने के कारण चालू खाते के भुगतान
शेष में यह घाटा मात्र 42 करोड़ रुपए का था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007 से 8 में भुगतान संतुलन में घाटे की राशि 369689 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2008 से 9 में भुगतान संतुलन का अनुकूल शेष 92,164 करोड़ रुपए था, परंतु वर्ष 2009 से 10 में इसमें 64,200 करोड़ रुपए तथा 2010 से 11 में 59,500 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। वर्ष 2011 से 12 में भुगतान संतुलन में 68,500 करोड़ रुपए का अनुकूल शेष था। भारत में भुगतान असंतुलन के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो भारत में भुगतान संतुलन के असंतुलन होने के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं, जिसमें से कुछ जो है वो निम्नलिखित है। पहला है पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि। तेल उत्पादक देश अपने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष बढ़ाते रहे हैं। साथ ही देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी बढ़ी है, जिससे भारी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है। ठीक है, तो पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ने के कारण उसका विदेशों से आयात किया जा रहा है, जिस कारण की जो देश का भुगतान संतुलन है वो असंतुलित हो रहा है, क्योंकि तेल को आयात करवाने में अधिक पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा है मशीनों के आयात में वृद्धि। आर्थिक योजना के कारण देश में औद्योगिकरण व कृषि विकास की गति तेज हो गई, जिसके फलस्वरूप मशीनों में भारी मात्रा में आयात करना पड़ा। निर्यात में वृद्धि न होना। भारत के भुगतान संतुलन का असंतुलित होने का एक कारण निर्यातों का आशा के अनुरूप न बढ़ना है। 1950 से 51 में भारत के निर्यात 606 करोड़ रुपए के थे, जो 2011 से 12 में बढ़कर 1465959 करोड़ रुपए के हो गए, जबकि आयात उसी काल में 608 करोड़ रुपए से बढ़कर 663 करोड़ रुपए के हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। भारत ने विकास कार्य के लिए भारी मात्रा में ऋण लिए हैं, जिसके ब्याज व मूलधन वापसी के लिए भी विदेशी विनिमय व्यय करना पड़ता है। इससे भी भुगतान संतुलन संकट पैदा हो गया है। पांचवा है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत में जनसंख्या बराबर बढ़ रही है, जिससे आयातों में वृद्धि हो रही है तथा घरेलू उपभोग बढ़ने से निर्यात क्षमता में कमी आई है। इससे भी भुगतान संतुलन में संकट की स्थिति बन गई है। सरकारी व्यय। देश का अपने विदेशी दूतावासों, यात्रियों, विद्यार्थियों आदि व्यय बराबर बढ़ रहा है। इससे भी भुगतान संतुलन संकट बढ़ रहा है। 90 के दशक में भारत सरकार ने भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए अनेक विशिष्ट उपाय अपनाए। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट था भुगतान संतुलन जो है उसका असंतुलन होने के कारण। अब सरकार ने भी बहुत सारा उपाय अपनाया है, तो चलिए उसको देखते हैं। पहला जो नीति सरकार ने अपनाया है वो है उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। वर्ष 1992 से 93 के बजट प्रस्ताव में सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की, जिसके मुख्य पहलू थे। पहला, निर्यात एवं आवाक प्रेषण से प्राप्त विदेशी मुद्रा का 40% भाग आरबीआई द्वारा घोषित सरकारी दर पर तथा से 60% भाग खुले बाजार में निर्धारित विनिमय दर पर परिवर्तन करने की छूट दे दी गई। दूसरा है पूंजी खाते पर विनिमय नियंत्रण को पहले जैसा रखा गया। तीसरा है डॉलर और पौंड का अग्रिम विक्रय समाप्त कर दिया गया तथा आरबीआई को मुक्त बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। चौथा है निर्यातकों एवं आवाक प्रेषण प्राप्तकर्ताओं को कुल प्राप्ति का 15% विदेशी करेंसी खाते में रखने की अनुमति दी गई। पांचवा है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयां इलेक्ट्रॉनिकी, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की इकाइयों को बाजार दर पर 100% परिवर्तनीयता की अनुमति दी गई।
दूसरा जो उपाय सरकार ने अपनाया वो है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। भारत सरकार ने 1993 से 94 के बजट प्रस्तावों में एकल विनिमय दर लागू कर दी और चालू खाते पर रुपए में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया। मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाकर भारत सरकार ने चालू खाते में संपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को बाजार दर पर रुपए में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान कर दी। आरबीआई ने 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित करते हुए वर्ष 1996 से 97 में संपूर्ण अर्जित आय का प्रत्यावर्तन की छूट प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि आप विदेशी मुद्रा को यहाँ पे आराम से मतलब अपने देश में आप चेंज कर सकते हैं और देशी मुद्रा का भी विदेशी मुद्रा में आप चेंज कर सकते हैं। इस नीति को अपनाया गया। ठीक है, तीसरा है आयात लाइसेंस प्रणाली का उदारीकरण। सरकार 90 के दशक में अपनाए गए उदारीकरण की नीति के अंतर्गत आयात लाइसेंस व्यवस्था को और उदार बना दिया और खुले सामान लाइसेंस के अंतर्गत अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिए छूट प्रदान कर दी। यानी कि बहुत सारे ऐसे सामान थे जिसमें आयात के लिए लाइसेंस ज़रूरी था, उनको उन्होंने छूट प्रदान की। अग्रिम लाइसेंस में सुधार। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए मूल्य आधारित एक अग्रिम लाइसेंस प्रणाली लागू की गई जिसमें निर्दिष्ट निर्यातों के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत तक कच्चे माल तथा संगठनों के कर मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अग्रिम लाइसेंस प्रणाली की यह सुविधा निर्यात गृहों, व्यापारिक गृहों, स्टार ट्रेडिंग गृहों तथा सुपर स्टार ट्रेडिंग गृहों को भी प्रदान की गई। ठीक है, अग्रिम लाइसेंस में सुधार के अंतर्गत क्या किया गया कि निर्यात के लिए भी एक निश्चित सीमा तक कच्चे माल तथा वस्तुओं को मतलब निर्यात करने के लिए क्या है, छूट प्रदान किया गया। निर्यातोन्मुख इकाइयों को सुविधा। सरकार ने निर्यातोन्मुख इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 1981 में 100% निर्यात करने वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन मूलक अनेक योजनाएं सुविधाएं आरंभ की हैं। विदेशी बाजारों में इन इकाइयों को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार ने मशीन, उपकरण, कच्चा माल आदि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की है। छठा है निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना। सरकार ने निर्यातकों को रियायती आयात शुल्क पर पूंजीगत सामान आयात करने की सुविधा के रूप में निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत निर्यातक संवर्धन पूंजीगत सामान योजना लाइसेंस के साथ केवल 15% आयात शुल्क चुकाकर पूंजीगत सामान का आयात कर सकते हैं। किंतु इस योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे निर्यातकों को अपने आयातों के CIF मूल्य का 4 गुना अर्थात अगले 5 वर्षों में करना अनिवार्य है। सातवां है निर्यात क्षमता में वृद्धि। निर्यातकों की निर्यात क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार ने निर्यात गृहों, निर्यात व्यापार गृहों तथा निर्यात ट्रेडिंग गृहों की योजनाएं लागू की है। इसी श्रृंखला में 1 अप्रैल 1994 से एक नई श्रेणी सुपर स्टार ट्रेडिंग गृह आरंभ की है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हम लोग का टॉपिक था कि भारत में भुगतान संतुलन का असंतुलन होने का क्या कारण है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है या उसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।